जोरदार तालियां बजा सम्मानित। हेलो। आज इस परम पवित्र कार्यक्रम के शुभ संध्या पर यहाँ पर उपस्थित मंच के अध्यक्ष महोदय जी एवं उपस्थित समस्त युवा एवं अग्रज मातृशक्ति एवं पितृशक्ति, मंच के समक्ष उपस्थित देवियों एवं सज्जनों एवं प्रिय बच्चों, ये जो चीजें हमको समझने की आवश्यकता है, अभी मातृशक्ति जी ने बहुत शानदार अपनी परंपराओं को बताने का प्रयास किया। और उस परंपरा को समझने के लिए एक मजबूत दिमाग की आवश्यकता होती है, और मजबूत दिमाग को ताकत देने के लिए एक अच्छी हमारी शिक्षा ही आपको चीजों को समझने में मदद कर सकती है। ये सच है कि एक बार सर झुका के ढंग से पढ़ लीजिए तो जिंदगी भर सर उठा के जिएंगे। जिसकी बदौलत आज हम छत के नीचे हमारा समाज बैठा हुआ है, उस महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं सत सत नमन करना चाहूंगा। उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, नहीं शायद हमें बैठने का अवसर नहीं मिलता। 1957 आज इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मीडिया, हमारे सुरक्षा कर्मी, मातृशक्ति, ये सभी आज के मंच को शोभायमान बढ़ा रही। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मैं अपने समाज के सामने कुछ बोलने लायक खड़ा हो पाया हूँ। और ये अगर हमें अवसर मिला है तो अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया एक शिक्षा व्यवस्था की बदौलत हम यहाँ पर आपके सामने खड़े होने की हिम्मत कर पा रहे हैं। नहीं, हमारा समाज सदियों से इतना गुलाम रहा है कि कभी जरूरत नहीं कर सकता था कि एक साथ बैठ करके हम कुछ अपनी बात को कह सकें। और शायद जिन्होंने ऐसा व्यवस्था दी होगी कि आप ना तो एक साथ रह सकते हैं, न एक साथ बैठ सकते हैं, न एक साथ कहीं जा सकते हैं, न सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक मंच पर बैठता है तो आपस में एक दूसरे से बात करता है, और जो बात करता है तो एक समस्या का समाधान ढूंढने के लिए दूसरे से पहल करता है, और अगर समस्या का समाधान हो गया तो तीसरे व्यक्ति की कोई पूछता भी नहीं है। तो शायद आज की डेट में हम पढ़कर ये समझ पा रहे होते हैं कि इस समाज के अंदर कितनी कुरीतियां हैं जो हमारे समाज को पीछे की तरफ ले जाती हैं। इस दुनिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सारे इंसान को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को एक समानता का अधिकार दिया है। और इसलिए दिया है कि आखिर हर प्राणी समान ही तो है ना। अगर महिला को पीछे रख दिया जाए पुरुष को आगे तो भी समाज नहीं चल सकता, और अगर महिला को आगे रख दिया जाए पुरुष को पीछे कर दिया जाए तो भी नहीं चल सकता। क्योंकि एक हमारा जो किसान होता है वो एक बैलों के माध्यम से किसानी करता है, अगर उन बैलों में जोड़ी अच्छी है तो किसानी उसकी शानदार होती है। इसलिए समाज को मजबूती देना है तो मातृशक्ति और पितृशक्ति दोनों को एक समान अवसर मिलना बहुत जरूरी है। मेरे दिमाग में वो सवाल सा उठता है कि हमें ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी है कि हमको कार्यक्रम करना चाहिए, समाज को जगाने के लिए समय दर समय कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से बैठना चाहिए। सरकार ने सारी सुविधाएं दी हैं तो अब तो बढ़िया शानदार जिंदगी होनी चाहिए। आप समझिए कि जब बच्चा पेट में होता है और जन्म होने के बाद जब उसकी पूरी जीवन जीता है और लास्ट में जब उसकी मौत हो जाती है, तब तक सरकार की योजनाएं शुरू होती हैं। गर्भ में पल रहे शिशु से लेकर के मौत तक सरकार की योजनाएं आपके साथ होती हैं। बावजूद हमारा समाज आके विकास के पथ पर आके नहीं रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब इतना बड़ा योजनाएं हैं तो हमको कुछ करने की आवश्यकता तो है नहीं।
शादी करना है तो सरकार करती है, पढ़ाई करना है तो सरकार सपोर्ट करती है, मर गए तो उसकी करनी बढ़नी भी वही करती है, यहाँ से दूसरी जगह यात्रा करना है तो भी कर रही है। तो मैं किस लिए हूँ, मेरा रोल क्या है? जब तो पूरा दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो मेरा रोल क्या है आखिर? मान लीजिए कि जब हमको कोई सपोर्ट करके और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते तो हमारा पैर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि अगर हमने सपोर्ट रख के तो चलना का प्रयास करेंगे तो हमारा पैर कमजोर हो जाएगा। यदि अपने पैरों पर हम चलेंगे तो हमारा पैर मजबूत होगा। मैं अपने समाज को ये कहना चाहूंगा कि आखिर हमारी पहचान क्या है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि आप आदिवासी हो या नहीं हो तो मेरा उत्तर क्या होगा कि मैं आदिवासी हूं अगर कहता हूं तो फिर पहचान बताओ, और पहचान बताएंगे तो हम आदिवासी हैं, और पहचान नहीं बता पा रहे हैं तो आदिवासी हम नहीं है। किसी भी जीव जंतु, मैं चूंकि प्राणी शास्त्र का प्राध्यापक हूँ, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाता हूँ, तो मेरे को ध्यान आता है कि जब प्राणियों को पहचानने के लिए एक कोई लक्षण होता है, तो आदमी के अंदर जो समाज हमारा है कई प्रकार के बटो है अपने आदिवासी समाज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, उससे हट करके हमारा एक आदिवासी है जो कि इन चारों कैटेगरी में नहीं आता है। तो उसकी अगर पहचान पूछी जाए कि आपकी पहचान क्या है, कि आप आदिवासी हो, तो क्या हम बता सकते हैं कि हमारी पहचान क्या है? क्योंकि हमारी पहचान सारी खो चुकी है। तो उस पहचान को पुनः से लाने के लिए शायद हम जो कार्यक्रम कर रहे होते हैं, उस पहचान को फिर से लाना होगा। ये जो पीला वस्त्र आपने सर पे रखा, ये पहचान कराता है कि आप आदिवासी हो। इसका कलर पीला क्यों रखा गया? क्योंकि पीला प्रकृति का एक बहुत बड़ा संकेत है। जब भी कोई पहली चीज आती है इस दुनिया में तो पीला धारण करके ही आती है। अभी फसलों को देखिए तो सरसों का फूल पीला। जब कोई भी स्तनधारी प्राणी बच्चे को जन्म देता है तो उसका पहला दूध पीला ही होता है। यानी इसका पीला से आदिवासी का संबंध क्या है? इसका संबंध इसी तरह से कि प्रकृति के साथ आदिवासी है, आदिवासी से प्रकृति है, प्रकृति है तो आदिवासी है, और आदिवासी है तो प्रकृति है। और प्रकृति का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड आदिवासी होता है। और आज की डेट में अभी 2 साल पहले कोरोना एक बीमारी आई थी, और उसमें हम एक बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस कोरोना में बच करके जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य का अवसर होगा। इसके लिए मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो 2019 के बाद आज उनको ये देखने को नहीं मिला है। उनसे हम बच करके यहाँ पर हम बैठे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज पूरी दुनिया में ये सर्च किया जा रहा है कि आदिवासियों में ऐसा क्या चीज़ है कि उनको कोरोना ज़्यादा ग्रसित नहीं किया। कोई भी बीमारी महामारी के रूप में आती है कि आदिवासियों को क्यों नहीं लगती है? ये साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है आदिवासियों के ऊपर। जब कोई बीमारी हमको तब पकड़ती है जब हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, और अगर मजबूत है तो कोई बीमारी नहीं पकड़ती है। ये समझने का प्रयास करें कि आदिवासियों में अगर बीमारी वो नहीं पकड़ रही, इसका मतलब उसका प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है। और मजबूत क्यों है? क्योंकि वो नेचर के साथ रहता है, इसलिए उसका प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी मजबूत है। तो हमारी आदिवासियों की पहचान क्या है? हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। हमारा जो ड्रेस है, ये हमारी पहचान है। लेकिन आज के मॉडर्न लाइफ में हम ये चीजों को धारण करने से गुरेज करते हैं। आदिवासी कहलाने से हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं, जबकि आदिवासी कहलाना एक बहुत बड़ी ताकत है। यानी आदिवासी मतलब इस दुनिया में पहला इंसान अगर आया, पहली कौम आई, पहला समुदाय आया, पहले मानव जाति आई, तो आदिवासी ही थी। जो आज की डेट में मॉडर्न लाइफ में आ गए हैं तो थोड़ा हमको समझने में प्रयास करना पड़ता है। अब मैं कोट पैंट में हूँ तो कोई नहीं कहेगा कि आदिवासी है, लेकिन हमारा प्रोफेशन ही ऐसा, हमारा व्यवसाय ही है कि हमको, चूंकि हम बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो उस ड्रेस में अगर जाएंगे तो ही पहचानेंगे कौन। किसानी करना है तो हमको गमछा लगा के जाना पड़ेगा, काम करना है तो हमको कुछ और वस्त्र पहनना पड़ेगा। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि अपने समाज को एक पहचान दिलाने के लिए अपने रीति रिवाज को धारण करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो अभी लोक सेवा आयोग में अगर हो सकता है इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन हो, तो बताएंगे मैं आदिवासी हूँ। तो आपका प्रमाण पत्र है? बोले यहाँ दिखाएंगे आप जाति प्रमाण पत्र है। तो जाति प्रमाण तो फोर्जरी भी बनता है, तो सही नहीं हो सकता। अब अगर आप आदिवासी हो तो कोई आदिवासी गाना सुनाओ, आदिवासी गाना है आता है तो आप आदिवासी हो।
आपके रीति रिवाज में आदिवासी कल्चर कुछ बताओ। अगर आप बता पाते हो तो आप आदिवासी हो। आपकी बोली, आपकी भाषा, आपकी धर्म, आपकी संस्कृति, आपके रीति रिवाज यदि आदिवासी वाले हैं तो आप आदिवासी हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप आदिवासी नहीं हो। ये असली पहचान है। प्रमाण पत्र फोर्जरी हो सकता है लेकिन आपका रीति रिवाज फोर्जरी नहीं हो सकता। किसी से फोर्जरी रीति रिवाज को नहीं बनवाया जा सकता है। इसलिए आपका आदिवासी धर्म और आदिवासी रीति रिवाज और आदिवासी परंपरा आपका असली प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है। वो हमारी एक कागजी प्रमाण पत्र हो सकता है लेकिन उसको ठुकराया भी जा सकता है, क्योंकि फोर्जरी बहुत सारे आदिवासी बन भी रहे हैं, बहुत सारे फोर्जरी प्रमाण पत्र भी बन रहे हैं और नौकरी करके रिटायर भी हो जा रहे हैं। तब पकड़ में आ रहा है कि ये तो कोई और था, आदिवासी का प्रमाण पत्र लेकर नौकरी कर गया। तो इसका मतलब असली प्रमाण पत्र अगर बचाना है तो अपने ड्रेस कोड को रखिए, अपनी भाषा को सीखिए, अपनी गीतों को गाइए, अपने नृत्य को करिए। यही किसी भी समाज की पहचान है। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे बड़ी, जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी शिक्षा ठीक है तो आप समझ पाएंगे और नहीं तो नहीं। कैसे? अभी आपको मैं समझाता हूं कि कैसे समझना चाहिए किसी चीज को। अभी होली का त्योहार आने वाला है और होली के त्योहार में एक होलिका की कहानी के माध्यम से बताया जाता है कि होलिका एक महिला है जो कि असत्य का प्रतीक है और प्रहलाद एक सत्य का प्रतीक है। और इनको दोनों को आग में जलाया जाता है। जो जल गया वो असत्य है, जो नहीं जला वो सत्य है। मैं कहता हूं कि आज भी मैं बहुत भक्तमान हूं। कोई एक बहुत चोर उचक्का आदमी है, दोनों को आग में डाल दीजिए, क्या एक आग को छोड़ेगी या दूसरे को बचाएगी? क्या कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आग एक नेचर है, आग एक प्रकृति है। वो गुण के आधार पर अपने स्वभाव को प्रदर्शित करती है। कागज के दो टुकड़े को जलाएंगे तो रखेंगे तो जला ही देगा, घास के और लकड़ी के सूखे टुकड़े को रखेंगे तो आग जला ही देगी। लेकिन पत्थर और कागज के टुकड़े को दोनों को आग में डालेंगे तो एक काला हो जाएगा और कागज जल जाएगा। इसका मतलब क्या? ये साइंस भी कहता है कि जिसका गुण एक जैसा है, प्रकृति उसके आग जो है उसके साथ समान व्यवहार करेगी। तो फिर ये होली के त्योहार को हमको इस रूप में क्यों बताया जाता है कि एक जल जाता है एक नहीं जल पाता है? उसमें धोखाधड़ी हुई थी, इसलिए ऐसा है। अब वो कहानी हम नहीं बताएंगे, इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मंच है हमारे समाज को जगाने के लिए। किसी का हमको विरोध नहीं करना है, आपकी अपनी उसकी आवश्यकता है, उसका विश्वास है, हमारा अपना विश्वास है। हम मानते हैं कि ये जो माइक है ये हमारी जान है, तो जान है क्योंकि ये जान इसलिए है किसी के माध्यम से दूर दूर तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमारे लिए जान। दूसरे के लिए कह सकते हैं माइक तो एक इंस्ट्रूमेंट है, दुकानदार कहेगा तो इंस्ट्रूमेंट है, बेचने के काम में आता है, तो उसके लिए ये एक बिजनेस के रूप में ताकतवर है, इससे पैसा उसको मिलता है, इसलिए माइक उसके लिए बिजनेस का एक टूल है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए माइक है उसके लिए जिंदगी है, क्योंकि इसी के माध्यम से लाखों की संख्या में लोगों को अपनी आवाज को पहुंचा सकता है, इसलिए उसके लिए लाइफ। तो ये किसी को ये नहीं कह सकते कि ये झूठा है, ये सच है। जिसकी लाइफ जिससे बनती है उसके लिए वो सही है। इसलिए हमको किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को हमको बुरा नहीं कहना है, किसी को झूठा नहीं कहना है। उसकी अपनी यकीन है, हमारा अपने में यकीन है। मुझे यकीन है किताब पढ़ने से IAS IPS बनते हैं तो मैं किताब को पढ़ता हूँ, और जिसको यकीन है कि पूजा पाठ करने से IAS बनते हैं तो उसको पूजा करके IAS बन जाता है। बनता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बता दूं कि मैं आपके ही समाज से हूँ, मैं कोई गैर आदिवासी नहीं हूँ। और मैं ये भी बता दूं कि मैं बहुत बड़े परिवार से नहीं हूँ, मैं उस परिवार से हूँ जो हमारे माँ बाप जो दूसरे की यहाँ गुलामी करते हैं हरवाई के रूप में। हमारे इसमें सीधी जिले का हूँ, उस क्षेत्र में दूसरे की हरवाई करते हैं। और जानते हैं कि जब गेहूं की फसल होती है तो उसमें चूहा लगता है, और चूहा लगता है तो लगभग की फसलों को काट करके अपने बिल के अंदर डाल देता है। तो जब हमारे पेरेंट्स उसके यहाँ किसानी करते जाते तो पूरी फसल काट करके गहाई करके ठाकुर साहब के यहाँ रख देते थे। लेकिन जो चूहा बिल के अंदर रखा हुआ जो गेहूं की बाली है उसको निकाला करते थे, और मिट्टी से छान करके उस गेहूं को निकाला करते थे, और उसके दाने को प्राप्त करके उसको पिसाई कराते थे। उससे आटा जो बनता था उसको बना करके और बच्चों को खिला करते थे। मैं ऐसे परिवार से हूँ, लेकिन आज की डेट में आपके सामने बोल पा रहा हूँ, एक सरकारी जॉब में आ पाया हूँ, तो मैं किसी पूजा पाठ की वजह से नहीं आ पाया हूँ, मैं किसी मन्नत की वजह से नहीं आ पाया हूँ। मैं अगर आया हूँ तो सिर्फ पढ़ करके ही आया हूँ।
किताबों को पढ़ा, पिताजी की लठ खाई, उनने जो मारा उसको आशीर्वाद समझा, टीचर ने जो मारा या समझाया उसको आशीर्वाद समझा, और उसी का परिणाम है कि आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर जो मंच अभी बच्चियों ने डांस किया है, उस बच्चियों को किसी ने बुलाया नहीं है। उन बच्चियों के अंदर ऐसा गुण था कि मंच अपने आप बुला दिया कि आप आइए, अपना प्रदर्शन कीजिए। मतलब ये मंच किसी एक के लिए नहीं बना है, मंच उसके लिए बना है जिसके अंदर क्वालिटी है। जिसके अंदर क्वालिटी है तो मंच बुलाता है, जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है तो मंच उसको नहीं बुलाता है। अगर हम अपने आप क्वालिटी डेवलप करेंगे तो जैसा भी मंच होगा, किसी भी समाज में आप जाएंगे तो मंच अपने आप खींच लाता है। तो मैं आग्रह करता हूं अपने मातृशक्ति और पितृशक्ति गार्जियन से कि अपने बच्चों को एक अच्छा सा संस्कार दें, और पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उसको शिक्षा जितना अच्छा दे सकते हैं तभी वो दुनिया को समझ पाएगा। अगर उसकी शिक्षा कमजोर है तो हम कितना भी बताएंगे उसको समझ में नहीं आएगा कि आखिर पीला गमछा है क्यों, लाल गमछा क्यों नहीं, कुछ तो वजह होगी। आप जान लीजिए कि आदिवासी पढ़ा लिखा कम होता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अनुभवी और एक ज्ञाता और मास्टरमाइंड आदिवासी होता है। जंगल की एक एक जड़ी बूटियों के बारे में अगर पूछना होना तो आदिवासी से पूछ लीजिए। क्यों? क्योंकि वो जंगलों के बीच में रहता है, जानवरों के बीच में रहता है, नदियों के बीच में रहता है। वो जानता है कि जो एंटी बॉडीज को मजबूत करने के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है, जो टीका लगते हैं, उस टीका को जो नदियों और स्थल और जल के बीच का जो जगह होती है वहां पर काई होती है, उस काई से ये मेडिसिन बनाई जाती हैं जिसका उपयोग महामारियों को ठीक करने में किया जाता है। वहां पर कोई पढ़ा लिखा पीएचडी वाला नहीं जाता है, वहां पर एक आदिवासी रहता है। अगर उससे आदिवासी पूछो कि इस काई कहाँ पर मिलती है, वो बता देगा, जाके डायरेक्ट वही बताएगा कि यहाँ पर काई मिलती है। वैज्ञानिक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको एल्गी के नाम से जानता है, लेकिन गांव का व्यक्ति उसको काई बोलता है। तो काई के रूप में कौन जानता है? आदिवासी, क्योंकि वो जंगलों के बीच में रहता है। तो आदिवासी इतना मजबूत है, जैसे आपने कहा कि ये राजा था, महाराजा था, लेकिन आताताइयों ने आपको इतना पीछे शिक्षा में कर दिया कि हम अपने समाज को जान ही नहीं पाए, इतना पीछे चले गए कि आज भी हमको दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं। आखिर क्यों हमको अपने संघर्ष करना पड़ रहा है? जल, जंगल और जमीन, जबकि जल, जंगल और जमीन ये हमारे लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए आवश्यक है, फिर हमको ही जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? वो इसलिए कि इसको छीनने वाले विभिन्न प्रकार के वेशधारी लोग हमारे समाज के अंदर आ जाते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते। तो इसलिए दोस्त और दुश्मन को पहचानने के लिए बहुत जरूरी, जब तक दोस्त को नहीं पहचान पाएंगे हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको क्यों लग रहा है कि मैं आदिवासी परिवार से हूं? ऐसा क्या चीज हमने कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि मैं आदिवासी हूं? तो आदिवासी वही है, या मेरा भाई वही है, मेरा बाप वही है, मेरे भाई बहन वही है। जो मेरे कल्याण की बात करता है वो भाई है, वो हमारा परिवार है, और जो मेरे कल्याण की बात नहीं करता है वो हमारा पक्का दुश्मन है, वो कोई भी हो सकता है। इसलिए दोस्त और दुश्मन को पहचानने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है। पर पहचाने तो पहचाने कैसे? क्योंकि ये बेस से कपटी व्यक्ति भी आ जाता है। अभी आप देखे होंगे कितने लोग जेल में हैं। जब जेल में नहीं थे तो ये ईश्वर के रूप में थे, भगवान के रूप में थे, महात्मा के रूप में, संत के रूप में थे। आसाराम बापू जैसे लोगों को आपने देखा होगा। तो जब तक वो वस्त्र पहनकर जेल के बाहर थे तो एक कन्हैया थे, और जब उनकी अपराधी प्रवृत्ति पकड़ी गई तो आज जेल के अंदर है। अगर इतनी ताकत थी तो जेल के अंदर से छुड़ा लेना चाहिए ना, उस शक्ति में पावर है तो, जिस शक्ति के हमारे आपके बीच में आकर के ऐसा प्रदर्शन किया करते थे। तो ये चीज को हम कल्पना के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है। इसको पहचानने के लिए सिर्फ एक ही मेडिसिन है, एक ही दवा है, एक ही हथियार है, और वो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। क्योंकि अम्बेडकर ने भी पूरी दुनिया में 32 डिग्री हासिल किया जो किसी ने नहीं हासिल किया है, और 32 डिग्री को हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई मन्नत नहीं मांगी, कोई पूजा नहीं किया है, कोई व्रत नहीं किया है, और उनने सिर्फ किया है तो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया है। दूसरी बात, उनके सामने जब भी कोई दुश्मन आया है तो कभी झगड़ा नहीं उनने किया है। उस प्रतिकार को उनने सुना, उसको समझा, विश्लेषण किया और सोचा कि इसमें कौन सा कानून लगाया जाए ताकि ये अगली आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या ना बने। इसलिए उनने बहुत सारे आर्टिकल्स हमारे संविधान में ऐड किया, जिसमें से अभी एक हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने पेशा एक्ट अभी लागू किया, जबकि दिसंबर 1996 से पेशा एक्ट संसद के द्वारा
पास किया गया, लेकिन जमीन स्तर पर आज 1996 से आज 2023 है, आज तक पता नहीं था कि पेशा कानून क्या था, किसके लिए था, क्यों रखा गया था, आज तक हमको जानकारी नहीं है। ना ही जानकारी है, ना ही इसका समाज के अंदर कोई उपयोग है। तो थोड़ा सा मैं पेशा के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि पेशा सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के लिए है। पेशा सिर्फ 5वीं अनुसूची जहाँ पर लागू है वहाँ के लिए है। पेशा सिर्फ आदिवासियों के सामाजिक उत्थान, उसकी परंपरा, उसकी रीति रिवाज को एक विस्तार रूप देने के लिए आपको पेशा कानून लाया गया है। और पेशा कानून वहीं लागू होगा जहां 5वीं अनुसूची होगी। अब 5वीं अनुसूची वहीं लागू होगी जहां पर आदिवासी होगा। अब आदिवासी वहां रह ही नहीं पाता तो 5वीं अनुसूची लागू होगी नहीं, तो वहां पर पेशा एक्ट कानून होगा नहीं। वो कैसे? क्योंकि आप अस्थाई, आपका निवास कहीं है नहीं, ना तो आपके पास पट्टा है, ना तो आपका रजिस्ट्री है। आप कहीं रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम 50 साल से रह रहे हैं तो ये जमीन हमारी है। पता चला अगले दिन प्रशासनिक अधिकारी जाता है, बोलता है पट्टा दिखाओ, मेरे पास पट्टा अगर नहीं मिला तो समझ जाता है कि ये इसका नहीं है, और उसको इनके पकड़ वहां से भगा दिया जाता है। फिर जहां जहां आदिवासी रहता है वहां पर या तो स्कूल, वहां पर फैक्ट्री या यहाँ पर बांध का निर्माण कर दिया जाता है, या नेशनल हाईवे निकाल दिया जाता है, और वहां से सारे आदिवासियों को एक जगह से दूसरी जगह भगा दिया जाता है। तो अगर सोचिए कि अगर 5 साल 10 साल में आपकी जगह बदलती रहेगी तो वहां की एक निश्चित संख्या वहां पर बरकरार नहीं हो पाएगी, तो आपको कभी 5वीं अनुसूची लागू नहीं होगी। जब 5वीं अनुसूची लागू नहीं होगी तो पेशा कानून नहीं आएगा। जब पेशा कानून नहीं आएगा तो आपकी रीति रिवाज वहां पर नहीं रह पाएगा, और जब आपका रीति रिवाज नहीं होगा तो आपकी पहचान नहीं होगी, और जब आपकी पहचान नहीं होगी तो आप आदिवासी नहीं कहलाएंगे, और जब आप आदिवासी नहीं कहलाएंगे तो आपको जितनी भी योजना दी जाएगी वो आपको प्राप्त नहीं होने वाली है। इसलिए हमें अपने जमीन को बचाना है और अपने समाज को बचाना है। जमीन रहेगी तो आपका समाज रहेगा, जमीन रहेगी तो आप अन्न का उत्पादन करेंगे, तो आप खाएंगे, तो आपकी जान बचेगा, तो आप रहेंगे। आपकी शिक्षा रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ अन्न खाएंगे, स्वस्थ जगह रहेंगे, स्वस्थ कपड़े पहनेंगे। और अगर शिक्षा नहीं है तो आप बीमारी के हालत से अपने जूझते रहेंगे। इसलिए पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को एक मजबूत देने के लिए ये पेशा कानून लाया गया है। और ग्राम सभा मतलब ये है कि आपके घर के अंदर अगर लड़ाई होती है, आपके बीच में कोई बिखराव उत्पन्न होता है, आपके अंदर कोई विकृति आती है, तो उसको ग्राम सभा निर्णय करेगी किसको क्या किया जाए। अब थाने या किसी कोर्ट कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वहाँ पर एक ग्राम सभा होगी, वो निर्णय करेगी कि इसको कौन सा दंड दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, लास्ट में अपनी बात को विराम देते हुए मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि समाज को 2 ही चीजें मिलकर के बनाती है और बिगाड़ती है। एक तरफ है नशा और दूसरी तरफ है शिक्षा। जहाँ पर शिक्षा होती है वहाँ पर नशा नहीं होती, और जहाँ पर नशा होता है वहाँ पर शिक्षा नहीं होती है। और नशा नाश का जड़ है और शिक्षा आपके उद्धार का जड़ है। आपको उद्धार करना है तो शिक्षा चाहिए, और नाश करना है तो आपको नशा चाहिए। क्योंकि नशा को बड़ा मात्रा इधर कर दो तो नाश हो जाता है। थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है। इसलिए आप 2 में से कोई एक ही रखना पड़ेगा। और मैं आश्वस्त होना चाहूंगा कि पेशा कानून तो आ गया है, कोई जरूरी नहीं कि आपका कल्याण करेगा। वो कल्याण तब करेगा जब आपको लेना आएगा कि पेशा कानून लिया कैसे जाए, इसको लागू किया कैसे जाए, और समाज को सुरक्षित किया कैसे जाए। तो इसलिए अधिकार कोई भी होता है वो मिलता नहीं है, उसको लेना पड़ता है। पढ़ लिख करके नौकरी मिलती नहीं है, नौकरी लेना पड़ता है। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ तो लिया, नौकरी नहीं मिले तो क्या करें। तो नौकरी नहीं मिले तो बहुत सारे काम किया जा सकता है। इसलिए मैं शहडोल में एक निःशुल्क कोचिंग की भी व्यवस्था अधिकारियों के द्वारा की गई है, जहां पर पीएससी और यूपीएससी के बच्चे जो ऐसा तैयारी करना चाहते हैं वो निःशुल्क रूप से आ सकते हैं। और रहने की व्यवस्था भी धीरे धीरे की जा रही है, लेकिन 10-15 बच्चे अभी रहने की व्यवस्था की गई है, जिसमें से पीएससी के और यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है। उसमें किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है, सिर्फ साल भर का 200 रुपये एंट्री फीस ली जाती है। अगर ऐसे बच्चे हैं जो कहीं कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, टैलेंट तो है लेकिन पैसे के अभाव की वजह से किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि शहडोल में आइए, वहाँ रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी। हॉस्टल है, कुछ प्राइवेट आवास भी है, वहाँ पर आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, पूरी सुरक्षा दी जाएगी और पूरी पढ़ाई की जाएगी। वहाँ पर जो पढ़ाई दी जाती है वो अन्य कोचिंग की तुलना में काफ़ी अंतर है। वहाँ पर ये है कि हम किसी नोट्स नहीं देते हैं, वहाँ पर ये सिखाया जाता है आपको बोलना कैसे है, किसी सवाल का जवाब आपको देना कैसे है,
किसी तर्क को आपको रखना कैसे है, किसी सवाल का उत्तर लिखना कैसे है, क्यों ऐसे लिखना है, वैसा क्यों नहीं लिखना है। क्योंकि कहते हैं ना कि आज मुझे आपका सिलेक्शन करना है तो मैं आपके मामा जी का नाम पूछूंगा कि आप अपने मामा जी का नाम बताइए, और मुझे अगर सिलेक्शन नहीं करना है आपका ना तो मैं बोलूंगा मेरे मामा जी का नाम बताइए। तो वैसे मेरे मामा जी का नाम तो आपको बता नहीं पाएंगे, तो आप रिजेक्ट हो गए। क्वेश्चन सेम पूछा हूँ, मामा जी का नाम मैं तो पूछा हूँ, तो मुझे सिलेक्शन अगर करना है तो मैं आपके मामा जी का नाम पूछूंगा तो आप तो बता ही देंगे, सिलेक्शन हो गया। लेकिन सिलेक्शन नहीं करना है तो मेरे मामा का नाम बता दो, नहीं बता पाओगे तो नहीं सिलेक्शन होगा। अब आप कहोगे कि मामा जी का नाम पूछे थे, तो वो बता दिया था, मैं नहीं बता पाया था, लेकिन उसमें अंतर क्या था कि मैंने अपने मामा का नाम पूछ लिया था, इसलिए आप फेल हो गए, तो आप जिक्र भी नहीं कर सकते। तो ऐसे षड्यंत्र को हमें समझना होगा कि कहाँ पर षड्यंत्र किया जाता है, कहाँ पर हमें बहकाया जाता है, क्या किया जाता है। ये जो हमारे इधर मातृशक्ति बैठी है, ये पूरे समाज की ताकत है। ये थोड़ा कमजोर ताकत है, लेकिन ये पूरी मजबूत ताकत ये है क्योंकि ये दो परिवार को जोड़ने का काम करती है, एक ससुराल को, एक मायका को। और एक महिला अगर बीए में कर लिए, पीएचडी कर ली और शानदार शिक्षा उसके अंदर है तो 10 परिवार इधर 10 परिवार उधर पालेगी। तो दो परिवार को जोड़ने का ये काम करती हैं, लेकिन समाज के द्वारा इनको पढ़ने का अवसर ही नहीं दिया जाता। तो जानते हैं कि ये दो परिवार को पालेगी, ये तो एक ही परिवार को देखेंगे, वो भी माँ बाप को मार के ठुकरा के फेंक बाहर कर देंगे। लेकिन आज की डेट में आपने देखा होगा किसी महिला, किसी लड़की ने अपने माँ बाप को मार करके किसी जंगल में नहीं फेंका होगा। अगर उसके भाई ने माँ बाप को भगा दिया है तो अपने ससुराल में माँ बाप को पालने का प्रयास करती है, और जिंदगी भर जब तक सांस चलती है तब तक वो मातृशक्ति पालने का प्रयास करती है। मैं समाज की तरफ से एक आग्रह करना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लेकिन महिलाओं को जरूर पढ़ाना चाहिए, बच्चियों को जरूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चियां ही, ये कहा जाता है कि प्रथम पाठशाला की प्रथम शिक्षिका होती है। और वो मातृभाषा, अभी मैं सोच रहा था कि हिंदी को मातृभाषा क्यों कहा जाता है, मैं सोचा कि बिल्कुल सही बात है, मातृभाषा इसलिए कहा जाता है क्यों कि जो बच्चा जन्म लेता है तो माँ की गोद में आता है, और माँ के जब गोद में आता है तो अगर माँ अंग्रेजी सीखती है तो अंग्रेजी से बच्चे से बात करेगी, उर्दू सीखी है तो उर्दू से बात करती है, और हिंदी सीखी है तो हिंदी से बात करती है। वो लगभग 9 साल तक अपने गर्भ में बात करती है, 9 साल के बाद साल 2 साल 5 साल तक अपने पास रख करके भी जब रहती है तो बात करती है इंग्लिश हिंदी में। तो जिस भाषा की वो माँ होती है उस भाषा को बच्चा होता है, और 2-4 साल तक वही भाषा सीखता है जो माँ सीखती है, और वही भाषा सीख करके आगे जिंदगी भर वही भाषा को सीख के चलता है। इसीलिए अंग्रेज इंग्लैंड में जाइए तो अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी बोलता है, और भारत में आइए तो भारत में भारतीय बच्चा हिंदी बोलता है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका में वहाँ की माँ अंग्रेजी बोलती है तो उसका बच्चे का मातृभाषा अंग्रेजी हुई। हमारे भारत में माँ जो है हिंदी बोलती है, इसलिए उस बच्चे का मातृभाषा हिंदी हुई, क्योंकि मातृ मतलब होता है माता। पितृभाषा क्यों नहीं हुआ? होता तो पितृभाषा भी होना चाहिए था ना, लेकिन मातृभाषा क्यों? क्योंकि बच्चा पहले गोद में माँ के ही खेलता है, माँ जिस भाषा की होती है बच्चा उसी भाषा का होता है, और जिंदगी भर उसी भाषा को बोलता है, इसलिए मातृभाषा होती है। मैं इसको ऐसा समझ पाया हूँ, इसलिए अब मातृशक्ति को पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जितना पढ़ी रहेगी बच्चे को उतना पढ़ाएगी। बच्चा जितना पढ़ेगा उसका मानसिक विकास उतना ज्यादा होगा, और मानसिक विकास जितना ज्यादा होगा उसका शरीर और मन उतना स्वस्थ होगा। और किसी भी समाज के अंदर जिसके मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे उसकी समाज की ताकत उतनी ही ज्यादा रहेगी, और जिस समाज की ताकत जितनी ज्यादा रहेगी उस समाज के अंदर कोई दुश्मन पैर नहीं फटक सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए सारा काम कीजिए, लेकिन शिक्षा को प्राथमिकता पर दीजिए। और स्कूल में तो पढ़े ही, अब एक चीज और, सरपंच लगभग सारे गाँव में है, उस सरकारी स्कूल पर पूरा पहरा देना चाहिए। अगर टीचर समय पर नहीं आता है और समय पर नहीं जाता है तो दूसरे दिन ताला लगा देना चाहिए, और जब तक उसके सुधार ना आए तो ताला लगा दीजिए, तो ऑटोमेटिक वो सुधर जाएगा। और अगर समय पर आना शुरू किया तो पूछिए कि बच्चे को पढ़ा पाता है कि नहीं। अगर पढ़ाई उसकी का से यहाँ तक नहीं पढ़ पा रहा है फिर उसको भी आप आगे कार्रवाई कीजिए। ऐसा अगर हम करेंगे तो उसी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आगे चल करके IAS IPS बनेगा, एक अच्छा नेता बनेगा, एक समाज का एक अग्रज बनेगा, एक अच्छा नेता बनेगा।
और ये अगर नहीं कर पाएंगे तो ये समाज हरदम इस कार्यक्रम की सार्थकता तब होगी जब ये कार्यक्रम लगाने की आवश्यकता ना पड़े। हर व्यक्ति ये समझे कि पेशा कानून क्या है, आदिवासी क्या है, हमारी ताकत क्या है। और लास्ट में कहना चाहूंगी कि आप बोलते हो ना कि मैं जल जंगल जमीन का मैं मालिक हूँ, मैं मालिक तब मानूंगा जब जंगली जीवों को आप अनुसरण कीजिएगा। तो कैसे कि मधुमक्खी को आप देखा होगा, छोटा सा कीड़ा होता है, अकेले कीड़ा अगर आपकी तरफ हटाई करेगा तो यूं ही मसल देंगे और वो मर जाएगा। लेकिन उसी मक्खी को छत्ता जहां लगा होता है वहां पर एक पत्थर मारिएगा तो सारी मक्खियां आपकी तरफ दौड़ती है एक साथ, तो आपको भागना पड़ता है। मैं नहीं समझता इतनी झुंड भी भागना पड़ेगा अगर सारी एक छत्ते की मधुमक्खी आपकी तरफ अटैक करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा कीड़ा अगर अकेले अटैक करता है तो उसको तो मसल के मार दिया जाएगा, लेकिन अगर पूरी मधुमक्खी आपकी तरफ अटैक करे तो पूरी जनता भाग सकती है। आप मधुमक्खी से कम नहीं हो। आप जो यहाँ बैठे हो ना वो मधुमक्खी हो। जब एक कोई आपको परेशानी आती है, एक व्यक्ति को आता है, सारे लोग अगर उधर दौड़ पड़ोगे तो कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई परेशान कर सके, कोई आपको मार सके। तो आप अगर जंगली हो, आप जल जंगल जमीन के मालिक हो, तो जंगलों में रहने वाले पेड़ पौधे जानवरों को अनुसरण करते हुए अपने समाज को ताकत देने का प्रयास कीजिए। आपकी वही असली ताकत है, आपके रीति रिवाज, आपकी परंपरा। और सिर्फ हम न कोल है, न गोण है, न बैगा है, न भारिया है, न भिलाला है। हम सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हैं और आदिवासी बन के हमको जीना है, क्योंकि आपको जनजाति रूप में संविधान में जगह दिया गया है। और आदिवासी के अलावा कुछ भी नाम दिया जाए तो उसका विरोध करना आपकी सख्त जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आप वनवासी नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हो। क्योंकि आप विभिन्न नामों से अगर पुकारे गए और उसको आपने स्वीकार किया तो उस रूप में आपको बांट करके अलग अलग कर दिया जाएगा कि ये वनवासी है, ये आदिवासी है, ये कोल है, ये गोंड है, ये इसके वहां नहीं जा सकता, वो उसके यहाँ नहीं जा सकता। और ऐसा करके आप टूट जाएंगे। तो फिर जिस तरह से एक कुत्ते को एक पत्थर मारा जाता है तो भाग दिया जाता है, लेकिन उसी पत्थर को अगर शेर को मारा जाए तो यहाँ पर एक शानदार चीज आपको बताऊंगा जो कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि उसी लट्ठी से अगर कुत्ते को मारा जाए तो कुत्ता जो है लाठी को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसी लट्ठी को अगर शेर को मारा जाए तो लाठी पर कम ध्यान देता है। वो ध्यान देता है कि मार कौन रहा है, उस पर उसकी आंखें निगाह रहती है कि ये लट्ठी चला कौन रहा है, उस पर उसकी निगाह रहती है। लाठी तो एक ही है ना, लेकिन कुत्ते को मार रहे हैं तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है, अगर शेर को मार रहे हैं तो शेर लाठी को नहीं पकड़ता, वो मारने वाले की तरफ निगाह डालता है कि इसकी निगाह के तो मैं उस पर झपट्टा मारूंगा, उसको ले बैठूं। तो आपको कुत्ता नहीं बनना है, आपको शेर बनना है। ये पता करना है कि ये पत्थर फेंका किसने, कांच फूटा इसका गम नहीं है, कांच फूट गया इसका गम नहीं, पत्थर आया कहां से इसका पता लगाना है कि पत्थर आया कहां से। कांच फूट जाता है उस पर हम परेशान हो जाते हैं। ये ध्यान दीजिए कि पत्थर आया कहां से है। उस पत्थर मारने वाले को जिस दिन निगाह पड़ जाएगी ना, आपको कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षा के अलावा कुछ है नहीं एक्चुअली में। अब मैं कितना बोलूं, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, तभी जाकर के एक जागरूकता आएगी। और जहां भी मिले सभी को समझाने की आवश्यकता है, हमारे समाज को जगाने की आवश्यकता है। और जो नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं वो जाति प्रमाण पत्र लेकर नौकरी कर रहे हैं, और अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं होता तो नौकरी उनको आरक्षण नहीं मिलता। तो मैं एक बार और आश्वस्त कराना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी होंगे वो समाज ने उसको जाति प्रमाण पत्र दिया था, तुम जनजाति हो, उसके आधार पर उन्हें सिलेक्शन पाया और नौकरी कर रहा है, अदरवाइज उसको नौकरी नहीं मिलती। तो उस जाति प्रमाण पत्र का कर्ज उतारने के लिए ये उत्तरदायित्व बनता है कि अगर जितना पैसा दे सकता है तो पैसा दे, जितना वक्त दे सकता है तो वक्त दे, जितना बुद्धि दे सकता है तो बुद्धि दे। और ये लगातार प्रक्रिया अगर चलती रहेगी तो एक दिन बहुत जल्दी आएगा जब हम अपने आप में मजबूत होंगे, और जब हमको एक बार पुकारा जाएगा तो दौड़े चले आएंगे, और जब हमें कष्ट होगा तब हम उसको डट कर मुकाबला करेंगे। इसी के साथ जय संविधान, जय विज्ञान।